Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. So we are here to study class 10 science chapter 11 electricity. काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स दे आर नॉट एबल टू सॉल्व. ठीक है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफी वेटेज की आती हैं एग्जाम में और काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है सॉल्व करने में. सो आई हैव डेडिकेटेडली मेड अ लेक्चर फॉर दिस. तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें एंड हाउ वी हैव टू अप्रोच देम एंड सॉल्व देम. So if you have not subscribed the channel, you can subscribe the channel and stay tuned with Learn with Nisha ji for more updates. So now let's begin. This is the first question. We have 4 questions, all are objective type questions. So one by one, let's see them and solve them. So a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then we have to find the ratio R by R dash, right? So how we approach this kind of a problem? So we are having a resistance. See, suppose this is a wire, okay? So this is the complete wire whose resistance is R, right? Now we are cutting it down into 5 equal parts. This is what we are trying to do. Okay, we are cutting it like this. तो अब ये जो 5 parts हमें मिले हैं, okay, 1, 2, 3, 4, 5, all these are connected in parallel. ठीक है, इनका parallel combination हमने बना दिया resistances का, right? तो अब इसकी effective resistance R dash है, right? So we have to find the ratio of R dash and R, right? So how we approach? आपको पता है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है तो 1 upon R dash will be equal to what? Like this part's resistance, okay, 1 upon this individual part's resistance. तो ये जो individual part है इसकी resistance क्या होगी? अब ये question arise होता है. ओके, आपको पता है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? किसी भी रेजिस्टेंस के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपने इसमें पढ़ा होगा चैप्टर में, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. ठीक है, R होती है रेजिस्टेंस, रो होती है रेजिस्टिविटी, L होती है लेंथ और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारा रो है रेजिस्टिविटी वो सेम होगा, सेम ही मटेरियल की वायर है. जो रो है रेजिस्टिविटी वो मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा, सेम ही वायर है. इसमें लेंथ वेरी करेगी, राइट? तो अगर लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस कम होता है. ओके, तो अब इसमें आपने अगर कंप्लीट लेंथ थी इसकी लेट से 5 मीटर्स, तो आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 मीटर्स. ओके, तो लेंथ कम हो रही है. ओके, तो जब लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी. तो अगर हम इस सिंगल पार्ट का रेजिस्टेंस देखें तो सिंगल पार्ट का रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू R upon 5, right? How this happens here, it is clear because of the length. Length हमारी upon 5 हो गई तो रेजिस्टेंस भी upon 5 हो गया, right? इसी तरह सभी पार्ट्स की रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हम ऐड करेंगे. Okay, so this will be happening how many times? I will add this 5 times. Is this clear? So ये हमने फॉर्मूला लगाया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल केस के लिए. तो पैरेलल केस में 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 एंड सो ऑन. तो 5 बार ऐसा होगा, राइट? सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बिकम 1 upon R dash इक्वल टू 5 times 1 upon R by 5. करेक्ट? So this becomes 25 upon R is 1 upon R dash. बट हमें तो R by R dash निकालना था ना, तो R by R dash क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 25. तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? डी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय द सिंबल कैपिटल P. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को हम
कई फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं, VI वोल्टेज इनटू करंट। ओके, एक फॉर्म होता है I स्क्वायर R, करंट इज I, R इज रेजिस्टेंस, राइट। एक होता है V स्क्वायर बाय R, V इज वोल्टेज, R इज रेजिस्टेंस। तो ये तीनों ही फॉर्मेट्स एक्सेप्टेबल हैं, तो वी सी दैट ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। आई आर स्क्वायर कुछ नहीं होता। तो आपको पावर के ये तीनों ही एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो कोई भी दो वैल्यूज गिवन है अगर, तो उन दो वैल्यूज को यूज करके आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन इज बी पार्ट करेक्ट आंसर, राइट। नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है हमसे, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. Okay, so when it is operated on 110 volt, the power consumed will be, the power consumed we have to find out, right? So how we are going to approach this kind of a problem? इसमें जो हमारी पावर है, पावर हमें पावर की डिपेंडेंस देखनी है ऑन वोल्टेज, ठीक है। हमने अगर रेटिंग दी है 220 वोल्ट की, अगर वो 220 वोल्ट पे वो बल्ब ग्लो करता है तो उसकी पावर है 100 वॉट्स। ओके, तो 110 पे हमें निकालनी है, राइट। सो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, जो बल्ब है, बल्ब की रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगी दोनों ही केसेस में, ठीक है। रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन द सेम क्योंकि बल्ब का जो स्ट्रक्चर है इट्स सेम ओनली। तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें V और R आ रहा है। तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, करेक्ट। तो हमें इनिशियली जो केस गिवन है उसके अकॉर्डिंग पावर है 100 वॉट्स, ओके। वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट्स स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 220 स्क्वायर अपॉन 100, करेक्ट। नाउ दिस इज आवर रेजिस्टेंस। अब इसके अकॉर्डिंग हम V को 110 लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारी न्यू पावर क्या होगी, उसे P डैश ले लेते हैं, V स्क्वायर अपॉन R। V है हमारा 110, ओके। सो 110 स्क्वायर अपॉन R की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो अभी आई थी। सो इट इज 220 स्क्वायर अपॉन 100, राइट। So when we solve this, the final result we get it as 25 watts, right? So the answer is going to be D option, 25 watts हो जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं वोल्टेज को हमने हाफ किया तो पावर 1/4 हो गई, ओके, क्योंकि स्क्वायर का इफेक्ट है ना, वोल्टेज के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो वोल्टेज को अगर आप डबल करोगे तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। वोल्टेज को हमने हाफ किया तो पावर हमारी 1/4 टाइम्स हो गई, करेक्ट। नाउ लेट्स सी द लास्ट ऑब्जेक्टिव, फोर्थ पार्ट, व्हाट इट सेज। Two conducting wires of the same material and of equal lengths and equal diameters are first connected in series, right? सेम मटेरियल से क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब रेजिस्टिविटी रो हमारा सेम है दोनों में, इक्वल लेंथ से L भी सेम है और इक्वल डायमीटर से मतलब इक्वल रेडियस है और इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके। तो हमारा बेसिकली दोनों सेम रेजिस्टेंसेस हैं, ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। उन्हें हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो आप एज्यूम कर लो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, ठीक है। तो R और R को आपने सीरीज में कनेक्ट किया, फिर आपने उसे पैरेलल में कनेक्ट किया अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा दोनों केसेस में। हमें निकालना है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, करेक्ट। हीट प्रोड्यूस्ड इज लाइक विल बी प्रोपोर्शनल टू पावर। तो बेसिकली पावर हम देखना चाह रहे हैं, रेजिस्टेंस सेम है तो हम किस पे डिपेंडेंस, वोल्टेज भी हमने सेम ही प्रोवाइड करी है, राइट। So let us see how it depends. तो बेसिकली रेजिस्टेंस हम इवेल्युएट करते हैं पहले दोनों केसेस में, ओके। सो दिस इज द फोर्थ वन। सीरीज के केस में आपकी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, बेसिकली हम सम करते हैं R प्लस R, तो रेजिस्टेंस इफेक्टिवली आ जाएगी 2R।
और पैरेलल के केस में अगर आप R और R को कनेक्ट करते हो पैरेलल में, ठीक है, और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे फॉर्मूला यूज करके, तो क्या आ जाएगी 1/RP। RP है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल में शो करेगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 जो इसमें R है और R2 भी इसमें R है, राइट, दोनों R है। तो RP हमारा सॉल्व करके आ जाएगा, RP वुड बी इक्वल टू व्हाट, R/2, ठीक है, हाफ हो गया। तो दोनों ही केसेस में हमारी रेजिस्टेंसेस तो डिफरेंट हो गई। अब पावर का रेशियो क्या होगा, जैसे आप सीरीज वाले केस में ले लो कि आपकी पावर है P1 और पैरेलल केस में ले लो पावर है P2, ठीक है। अब हमें P1 और P2 का डिपेंडेंस हमें रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखना है और वोल्टेज, यही दो फैक्टर्स इसमें कंसिडर्ड हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला कंसिडर करोगे, V²/R, ठीक है। वोल्टेज तो सेम है दोनों ही केसेस में, तो वोल्टेज हम ले लेते हैं V है, तो V²/R क्या है इफेक्टिव इस केस में, फर्स्ट केस में सीरीज में 2R, ओके, सो इट इज V²/2R। और पैरेलल वाले केस में हमारा V वोल्टेज तो सेम ही रहेगा और रेजिस्टेंस कितना आया था हमारा, रेजिस्टेंस वाज R/2, राइट। तो हमारा दोनों का रेशियो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना था। तो रेशियो इवेंचुअली क्या होगा इसे सॉल्व करके, we simplify this, तो v square cancel हो जाएगा, ठीक है, r and r is going to cancel, तो effectively जो value आएगी it will be 1/4, so 1:4 is the ratio। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपने इसको सॉल्व करने का मेथड तो देखा, बट इसका आप एक जनरलाइज्ड वे भी देखो, ये कुछ कंक्लूजन्स दे रहे हैं हमें, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली सेम रेजिस्टेंसेस हैं दो, सीरीज में कनेक्ट किया पैरेलल में कनेक्ट किया, तो सीरीज में हीट प्रोड्यूस्ड अगर 1 यूनिट है तो पैरेलल में हीट प्रोड्यूस्ड वुड बी 4 टाइम्स। तो इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट्स में। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत कंसेप्चुअल हैं, क्योंकि आप क्लास 10 में इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फर्स्ट टाइम ही एक्सपोजर होता है आपको, तो यू शुड प्रैक्टिस दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट पे डीप में जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस, राइट। इट्स नॉट लाइक कि आपने देखा ऑब्जेक्टिव और एकदम टिक कर दिया, नो आपको बहुत डीप में इसको थोड़ा फॉर्मूलाज को एनालाइज करना होता है, फॉर्मूलाज में क्या पैरामीटर्स क्या डिनोट कर रहे हैं, यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ, राइट। So here is the question number 5. It says, how is the voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? ये क्वेश्चन वैसे अभी आप क्लास 10 में देख रहे हो, बट आगे आप कहीं भी कोई टेक्निकल इंटरव्यू फेस करते हो फॉर जॉब, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे अभी से ही अपने माइंड में आप सेट करो कि व्हाट एक्चुअली द कंसेप्ट इज, ओके। सो दे आर ट्राइंग टू से, जैसे आपका कोई भी सर्किट है, आपने सर्किट बना दिया, रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर दिए, बैटरी कनेक्ट कर दी, बल्ब्स कनेक्ट कर दिए, ओके। तो आपको किसी भी डिवाइस के मतलब वोल्टेज चेक करनी है तो आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होगा। वोल्ट मीटर का क्या पर्पस होता है, वोल्टेज फाइंड आउट करना कि कितने वोल्ट्स है किसी डिवाइस या किसी कंपोनेंट के लिए, ओके। तो अब ये पूछ रहे हैं उस वोल्ट मीटर को अब हम कनेक्ट कैसे करें सर्किट में कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का पता चल जाए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं एक सर्किट का, ठीक है। आपका कोई भी सर्किट है, लेट्स से एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, सी, दिस कैन बी एनीथिंग, ये स्विच हो सकता है, बैटरी हो सकती है, कुछ भी इस तरह का कुछ भी सर्किट है। और ये एक हमें पॉइंट गिवन है ए और ये एक हमें पॉइंट गिवन है बी, एंड वी आर आस्क्ड कि ए और बी के बीच में हमें बेसिकली मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होगा, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है इन पॉइंट्स के, ठीक है। इस तरह से आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे तो ये आपको करेक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। So how is the voltmeter connected? It is connected in parallel, right? And you can show a diagram like this.
डायग्राम्स विल ऑलवेज फेच यू मोर मार्क्स। आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा अगर आप स्कीमेटिक्स और पिक्चर्स के थ्रू अपने आंसर्स को एनहांस करते हो, राइट? So now we come on to the answer 6. Let's understand the question. It says a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity of 1.6 into 10 raised to the power minus 8 ohm meter, right? What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohms, and how much does the resistance change if the diameter is doubled? वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे जनरली आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस, राइट? सो इनिशियली हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। रेजिस्टेंस आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रो एल बाय ए, ठीक है? इसमें रो जो है वो हमारी रेजिस्टिविटी है। हमें इसमें थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखना होगा, यूनिट्स थोड़े यूनिफॉर्म होने चाहिए। रेजिस्टिविटी की ये वैल्यू गिवन है, इट्स रो, ओके। रेजिस्टेंस इज गिवन टू अस 10 ओम, कैपिटल आर भी गिवन है। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, और एरिया कहाँ से आएगा? यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है, यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे और फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो पहले हम यही देखते हैं। बेसिकली हमारे पास अभी डायमीटर गिवन है 0.5 mm, ठीक है? 0.5 mm, बट हम सारी कैलकुलेशंस मीटर्स में करेंगे, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो इट विल बी 0.5 into 10 raised to the power minus 3 meters, ओके? नाउ डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस बेसिकली डायमीटर बाय 2 होता है, so it will be 0.25 into 10 raised to the power minus 3 meters, right? रेडियस भी आ गया। अब रेडियस से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो पाई 3.14 हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0.25 into 10 raised to the power minus 3 whole square. So this is your pi r square area, करेक्ट? अब इस इक्वेशन में हम सारी गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और L फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे 10, रो की वैल्यू हमें गिवन है 1.6 into 10 raised to the power minus 8, हमें यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। L अपॉन पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, R is 0.25 into 10 raised to the power minus 3 whole square, right? तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई, तो हमारी जो L की वैल्यू आएगी दैट विल बी 122.7 meters, right? So this is the length of the wire. So this solves our numerical. इसमें एक और पार्ट था, अगर डायमीटर को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो इसको हम जनरलाइज्ड वे में कर लेते हैं। जैसे डायमीटर को अगर आप डबल करते हो, रेजिस्टेंस है हमारा रो एल बाय ए को आप लिख लो, ए कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर, ओके? नाउ रो एल अपॉन पाई आर को हम डी बाई 2 लिख सकते हैं। डायमीटर अगर डी है तो डायमीटर बाय 2 ही तो होता है रेडियस, राइट? तो इससे आपको पता चलेगा जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, ठीक है? कि जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ओके? और स्क्वायर के रेशियो में है। तो अगर आपने डायमीटर को डबल किया तो आप देखो आर डैश यहाँ पे आपने डबल कर दिया, 2d हो गया ये, ओके? तो 1/4 का फैक्टर आ जाएगा ना इसमें, राइट? तो 1/4, हाउ विल द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल? रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी, इट विल बिकम 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ओके? So this is very conceptual, very important question. So here's the seventh question. The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference across the resistor are given in the table. Okay. I की values given है amperes में और V की value given है volts में. Okay. We have to plot a graph between V and I and calculate the resistance of that resistor. Right. सो क्वाइट सिंपल। तो इसमें पहले आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। आई एम ड्रॉइंग अ रफ ग्राफ। जब आप एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे यू विल गेट एग्जैक्ट रिजल्ट्स, राइट? सो लेट्स टेक करंट हियर।
voltage like this. Now we know V is equal to IR. ये आप सभी ने इक्वेशन देखी होगी. Okay, so resistance will basically be V upon I. Okay, बट अगर हमें ग्राफ से निकालना होता है तो ग्राफ से आप कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन आई, डेल्टा V अपॉन डेल्टा I. तो ये अभी देखेंगे कैसे होगा. तो V की रेंज क्या है आप यहाँ से देख लो. 1.6 से वैल्यूज वेरी कर रही हैं अप टिल 13.2. ओके, तो मैक्स आप इसमें ले लो, मैक्स वैल्यू 15 तक ले लेना. ठीक है, इसी तरह I में देख लो आप 0.5 से 4 तक है, तो इसमें I की मैक्स वैल्यू आप 5 तक ले लेना. ठीक है, I इज इन एम्पियर्स एंड V वोल्टेज इज इन वोल्ट्स. राइट, ये हमारी यूनिट्स हैं. तो एक रफ हम ग्राफ इसमें बना सकते हैं. तो यू कैन प्लॉट लाइक 1 एम्पियर 2 3 4. ओके, यहाँ पे भी एक रफ आइडिया कर लेते हैं. दिस इज एट लेट्स से 5, ये हमारा 10 है. ठीक है, ये 0 है पॉइंट. तो 0.5 एंड 1.6, पहला ये वैल्यू है. 0.5 इज करंट एंड 1.6. सो समवेयर like let's mark the points 0.5 and 1.6. so somewhere here it's going to lie. हम एक approximate idea देख रहे हैं. 1 and 3.4 somewhere here, right? Then 2 and 6.7 somewhere here. Then 3 and 10.2, it will be somewhere here. And then 4 and 13.2 somewhere here. तो आपको इस तरह पॉइंट्स मिलेंगे, वेरियस पॉइंट्स यू आर गोइंग टू गेट. तो इन सभी पॉइंट्स को आप ग्राफ पे ज्वाइन कर लेना टू फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो गिवन आपने पॉइंट्स प्लॉट किए होंगे उन्हें यूज करके. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वी आई ग्राफ से. आप जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स पता है सभी पॉइंट्स के, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई. ठीक है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दैट इज द स्लोप ऑफ द वी आई ग्राफ. ठीक है, स्लोप क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, दैट इज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट. ठीक है, तो आप क्या करना, ग्राफ पे डॉटेड लाइंस के थ्रू इस तरह से इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेना. तो आपको डॉटेड लाइंस के थ्रू कंप्लीट करना है. स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करना, वन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वन पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, तो फिर आप इसकी लेंथ मेजर करोगे. वर्टिकल ये वाली लेंथ मेजर करना, ये वाली लेंथ हमारी हो जाएगी डेल्टा वी. और फिर आप ये वाली लेंथ मेजर करना इस तरीके से, ये वाली लेंथ हमारी हो जाएगी डेल्टा आई. दोनों वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी. जब ये दोनों वैल्यूज आप R के फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको R की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी. ओके, यहाँ पर हम पुट करेंगे R में डेल्टा V अपॉन डेल्टा I. अपनी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे जब आप, तो आपका आंसर आएगा 3.33 ohms. So this is the resistance using the graph. इस तरह का आपका एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल्स में भी आता है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. वो वहां पर भी आप सेम कंसेप्ट यूज करते हो. So here comes the 8th question. बहुत ही simple है. When a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliamperes. Find the value of the resistance of the resistor. Okay, इसमें बस हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है. वोल्टेज कितनी गिवन है, 12 वोल्ट्स. करंट कितना है, 2.5 मिलीएम्पियर्स. इसको हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एम्पियर्स में. 2.5 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -3 एम्पियर्स हो जाएगा. ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये हमारी इक्वेशन है, ये सबको पता है. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V बाय I. ठीक, V है हमारा 12 और I है हमारा 2.5 लाइक दिस. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ओम्स में आंसर आ जाएगा 4800 ओम्स. और अगर आप इसको किलो ओम्स में लिखना चाहो तो 4.8 किलो ओम्स हो जाएगा. राइट, सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इट सेज, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड
इन सीरीज विद रेजिस्टेंसेस दीज, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, 5 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं सीरीज में. हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, राइट, और 5 रेजिस्टेंस है. हम 5 सीरीज रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इनिशियली यही करते हैं, 5 रेजिस्टेंस सीरीज में है. सीरीज में रेजिस्टेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट एडिशन होता है. ठीक है, तो सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, राइट. तो इफेक्टिव वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी, इधर से 0.5 आएगा, 1.4, सो इट विल बी 13.4 ohms. करेक्ट, 13.4 ohms हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ohm रेजिस्टर. अब यहाँ पे चाहे आप 5 रेजिस्टेंस लगाओ, 10 रेजिस्टेंस लगाओ या एक रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के थ्रू इक्वल करंट ही फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में आपको पता है, इन सीरीज द करंट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो करंट सेम फ्लो करेगा सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू. तो हम वो करंट फाइंड आउट कर लेते हैं. करंट कितना होगा, वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट. वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट्स, और आर इक्विवेलेंट कितना है, 13.4 ohms. ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.67 एम्पियर्स. दिस इज द आंसर. सो हियर इज द 10th क्वेश्चन. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसमें गिवन है हाउ मेनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 amperes on a 220 volt line. ठीक है, तो हमें बेसिकली वोल्टेज कितनी गिवन है, वोल्टेज है हमारी 220 volts. करंट कितना गिवन है, करंट है हमारा 5 amperes. इस केस के हिसाब से रेजिस्टेंस कितनी होगी, V अपॉन I. ठीक है, 220/5 कितना आ जाएगा, 44 ohms. नाउ अब हमें देखना है कि 176 ohms के हम कितने रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाएं. ठीक है, कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 44 मिले. कितने हैं ये n नंबर हमें निकालना है. ठीक है, जब हमारे सेम वैल्यू के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगते हैं, ओके, सेम वैल्यू, लेट्स से देयर आर n number of resistances with value r, they are connected in parallel. ठीक है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, वो होता है R/N. हमेशा आप देखना, जैसे सपोज हमने 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए R वैल्यू के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2. ठीक है, इसी तरह अगर आपने 3 R वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इस केस में हमारा 176/n अगर हम करें कि हमने n टाइम्स 176 को पैरेलल में लगाया, तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 44, जो हमारा सोल्यूशन से आ रहा है. ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 4. करेक्ट, तो हम 4 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे ताकि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो. तो हियर कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें क्या करना है हमें, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohms. ठीक है, so that the combination has a resistance of 9 ohms. पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं. हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है 3 रेजिस्टेंसेस. ठीक है, तीनों की वैल्यूज हैं 6 ohms. ठीक, 3 रेजिस्टेंस है, आपको इन्हें कैसे भी कनेक्ट करना है ताकि जो इफेक्टिव वैल्यू हो रेजिस्टेंस की वो 9 ohms आ जाए. करेक्ट, so how you are going to do this, let's try out. अगर हम कुछ इस तरह का सेटअप लगाएं, ठीक है, इसमें 6 और 6 पैरेलल में है, तो आपको पता है जब सेम रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, इसका हाफ हो जाता है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ohms इफेक्टिव, और यहाँ पे है 6, तो 6 और 3 जब सीरीज में होगा तो 6 + 3 इज गोइंग टू गिव यू 9, तो बन गया 9 ohms. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है. कुछ इस तरह हम कनेक्ट करेंगे तो 9 ohms जनरेट कर सकते हैं यूजिंग 6 ohm रेजिस्टेंसेस. करेक्ट, अब सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी है. सेकंड में हमें 4 ohms बनाना है. ओके, तो 6 को हम 6 ohms की रेजिस्टेंसेस को
अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ओके, पैरेलल कनेक्शन से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? पैरेलल कनेक्शन इज गोइंग टू गिव अस something like this. Right. So let's see इसकी effective resistance क्या होगी. This is 6, this is 6 and this is 6. तो जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन है वो तो सीरीज में आ गया, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 12 और जो लोअर एंड है उसकी रेजिस्टेंस है 6. तो अब अगर हम इसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं, लेट्स से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, इट विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12. इसमें आप एलसीएम ले लो, इट विल बी 12, 2 प्लस 1. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 4 ohms. ओके, तो अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हो तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 4 ohms आ गया. So this is the way we can connect three 6 ohm resistances to get the required values of equivalent resistance. Correct? Here comes the question number 12. It says several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watts. ठीक है, wattage क्या है? 10 watts की है. Now, how many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 amperes? So did you get the question? It says कि हमें बहुत सारे बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उनका काउंट पूछा है. इस तरह से बल्ब को आप एक रेजिस्टेंस ही अज्यूम करो, ओके. तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस, लाइक n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस, ठीक है. और जो हमारी लाइन है वो बेसिकली कितनी है? 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है, ओके. और हर बल्ब की जो वोल्टेज है इट्स रेटेड 10 वॉट्स, तो जो हमारी पावर है दैट इज 10 वॉट्स, ओके. अब यहाँ से जो मैक्सिमम करंट आएगा दैट कैन बी 5 एम्पियर्स, ओके. आपको पता है यहाँ जाके फिर पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा करंट, ठीक है. तो हर ब्रांच में करंट कितना होगा? हर ब्रांच में लेट्स से अगर हर ब्रांच में इक्वल करंट जाएगा क्योंकि सब इक्वल रेजिस्टेंसेस ही होंगी, तो I करंट है सपोज, तो I हमारा कितना होगा? इट विल बी 5/n. n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना वो करंट सब में इक्वली. तो I हमें पता चल गया, पावर हमें पता है, ठीक है. नाउ वोल्टेज जो वोल्टेज होगी हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस इक्वल होगी, पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है, ठीक है. तो हमारी वोल्टेज कितनी है? इट्स 220 वोल्ट्स. तो VI पावर क्या होता है? बेसिकली इट्स VI. ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10 हमारी पावर है, V इज 220, I इज 5/n. तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, n हो जाएगा 220 into 5/10 and that is equal to 110. तो 110 bulbs लगेंगे हमारे to give this kind of a condition, right? So here is the 13th question. Let's solve this. A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohms resistance. ठीक है, 24 ohms की resistance है. तो इसे आप सेपरेटली भी यूज कर सकते हो, इन सीरीज कर सकते हो और इन पैरेलल, ओके. सो व्हाट आर द करंट्स इन द थ्री केसेस? तो 220 वोल्ट अगर लाइन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं. एक केस में हमारा रेजिस्टेंस होगा 24 ohms, ठीक है, R1 ऐसे ले लो. जब दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है. केस 2 हो गया वो, तो 24 प्लस 24 48 ohms, ओके. और जब पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या होता है? 24 ohms और 24 ohms को पैरेलल में करेंगे तो इफेक्टिव वैल्यू हाफ हो जाती है, तो 24/2 विल गिव यू 12 ohms, ठीक है. तीनों रेजिस्टेंस आ गई, वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्ट्स, तो करंट निकाल लेते हैं. करंट I1 will be equal to V is equal to IR होता है ना, तो V upon R1. वोल्टेज कितनी है? 220. रेजिस्टेंस कितनी है? 24. इस केस में होगा 220 upon 48. इस केस में होगा 220 upon 12. Okay, so this is the way we have to approach this kind of a question.
तो इस केस में हमारा आंसर आएगा 9.2 एम्पियर्स, यहाँ पे अराउंड 4.6 amperes, and here approximately 18.3 amperes, right? तो तीनों केसेस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं. So the 14th question says compare the power, ठीक है, पावर यूज्ड निकालनी है हमें in 2 ohms resistor in each of the following circuits. ठीक है, तो हमें एक सर्किट गिवन है, एक सेकेंड केस ऑफ सर्किट गिवन है, तो 2 ohm वाले रेजिस्टर के लिए पावर फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट केस देखते हैं, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm and 2 ohm resistors. ओके, 6 वोल्ट की बैटरी है, इट इज इन सीरीज विद 1 ohm and 2 ohm resistor. तो इस पर्टिकुलर सर्किट में हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी? 1 + 2 3 ohms. सीरीज में है तो ऐड होंगी रेजिस्टेंसेस. ठीक है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. टोटल करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में? वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट. ठीक है, वोल्टेज कितनी है? 6 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट है 3 ohms, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा. ठीक है, तो इस सर्किट में हमारा जो टोटल करंट फ्लो करेगा 2 एम्पियर्स. करेक्ट. अब जो हमारा सीरीज में होता है, आपको पता होना चाहिए सीरीज में करंट सेम रहता है सभी रेजिस्टेंसेस के लिए. ठीक है, करंट सेम रहेगा इन सीरीज. तो जो हमारा 2 ohms का रेजिस्टेंस है उसका करंट भी 2 एम्पियर्स ही होगा. हमें निकालनी है पावर. ठीक है, तो पावर को हम लिख लेते हैं, हमें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो I² R. ठीक है, I कितना आया है? 2. 2² इंटू R की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 8 वॉट्स. सिंपल. सो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया. अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. राइट, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? अब हमारी है 4 वोल्ट्स की बैटरी. नाउ सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व. अब हमारी 4 वोल्ट की बैटरी है पैरेलल में. ओके, 12 ohms रेजिस्टेंस, 2 ohms रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद 4 वोल्ट की बैटरी. अब देखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है सभी रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. सीरीज में करंट सेम रहेगा, चाहे आप 10 रेजिस्टेंस लगा दो, सब रेजिस्टेंस में सेम करंट. और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, चाहे आप 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दो. ठीक है, तो अब हमारा इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? 4 वोल्ट की बैटरी और ये, तो वोल्टेज कितनी होगी? दोनों के अक्रॉस 4 ही होगी, तो पावर को हम V और R के फॉर्म में लिख लेते हैं, V²/R. ठीक है, वोल्टेज दोनों के लिए 4 वोल्ट ही है, तो 4 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमें कौन सी चाहिए? 2 ohms के लिए निकालना है, तो इट विल बी अगेन 8 वोल्ट. तो दोनों ही केसेस में पावर हैज कम टू बी सेम. So here's question number 15. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volts and the other 60 watt at 220 volts are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volts? ठीक है, इसका हम एक छोटा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो वी आर कनेक्टिंग लैम्प्स, नो हम एक रेजिस्टेंस फॉर्म में शो कर देते हैं. ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है और आपने इसको किससे कनेक्ट किया है? यू हैव कनेक्टेड इट टू द मेन सप्लाई. ओके, नाउ इसकी जो रेटिंग है वो नोट कर लेते हैं. पहले इसकी रेटिंग है 100 वॉट्स 220 वोल्ट्स पे, एंड अदर वन इज 60 वॉट्स एट 220 वोल्ट्स. ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब हमसे पूछा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन. ठीक है, मेन यहाँ पे हमारा क्या करंट फ्लो कर रहा है वो हमें बताना है. राइट, अब देखो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम ही रहेगी. ओके, करंट इज गोइंग टू वेरी. करंट दोनों केसेस में डिफरेंट होगा. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिफरेंट होता है. तो करंट आप मान लो इसमें I1 है और इस केस में I2 है. ठीक है, तो हमारी जो वोल्टेज होती है, P से हम डिनोट करते हैं पावर को. करंट और वोल्ट के टर्म्स में क्या होती है? VI. राइट, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, P1 इज इक्वल टू VI1 एंड P2 इज इक्वल टू VI2. वोल्टेज तो दोनों केसेस में सेम है, 220 वोल्ट्स. राइट, तो I1 क्या हो जाएगा? I1 विल बी इक्वल टू P1/V एंड I2 विल बी इक्वल टू P2/V.
जस्ट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। P1 की वैल्यू क्या है 100 वॉट्स और वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 220 वोल्ट्स, और P2 की वैल्यू क्या है 60 वॉट्स और हमारी वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट्स। जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ द करंट। तो अभी हमारे दोनों करंट्स की वैल्यूज हमारे सामने आ जाएंगी। इट विल बी 5/11, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 3/11, करेक्ट। और हमारा जो टोटल करंट होगा I, इसकी डायरेक्शन भी हम इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। लेट्स से तो यहाँ से I जा रहा है, ठीक है, तो I इज I1 प्लस I2, दोनों का सम होगा ना, तो जो हमारा करंट I होगा वो दोनों ब्रांचेस के करंट्स का सम होगा, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। सो इट विल बी 5/11 प्लस 3/11 किसके इक्वल हो जाएगा 8/11, which is approximately 0.73 amperes, right? तो ये बहुत ही conceptual और basic question है. You should be able to answer this now. Here is another question like which uses more energy? हमें दो cases given है, हमें चेक करना है कि this is like part 1, this is part 2, कि किसमें हमारी एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। एनर्जी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, ओके। तो हम पहले इसके लिए एनर्जी निकालेंगे, फिर इस वाले केस के लिए एनर्जी निकालेंगे एंड विल कंपेयर, ओके। यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स दोनों में सेम होनी चाहिए। तो इसमें एनर्जी क्या होगी, पावर हमारी 250 वॉट्स है, ठीक है, टाइम है 1 आवर, तो टाइम आप कन्वर्ट कर लो इनटू सेकंड्स, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स, राइट। और यहाँ पर हमारा जो केस है उसमें 1200 वॉट्स है पावर और 10 मिनट्स का टाइम है, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 60, ओके। नाउ let us solve this. So it's going to give you 72 with 4 zeros, okay, joules. So watt second is basically joule. तो energy की unit हमारी joules होती है, right? And here we are going to get 3 zeros at the last, okay? And 25 into 36, it's going to give you, let's solve it out, 36 into 25. 72 here, 001 900, so it will be this much, and again the unit is joules. तो joules कब आता है, जब पावर वॉट में होती है और टाइम सेकेंड्स में होता है, ठीक है। तो हमारा किस केस में ज्यादा आया है, इन द फर्स्ट केस। सो विच वन विल यूज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, ये हमारा यूज करेगा ज्यादा एनर्जी, करेक्ट। So here comes the 17th question. An electric heater of resistance 44 ohms, it draws 5 ampere from the service mains for 2 hours, right? Calculate the rate at which heat is developed in the heater. So rate of heat development in the heater, उसको हम क्या बोलते हैं? We call it as power, okay? So power basically हमें क्या क्या given है, resistance और current, तो हम उसी फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। So it will be I square R, okay? Current कितना है हमारा, current is 5 amperes, for 5 square into 44, so it gives you 25 into 44, that is going to be 1100 watts, okay? So units are very important, so this is the answer. So here is a very important question. इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, you should be able to answer these, okay? So first हम देखते हैं, why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamps? ठीक है, so tungsten is used in electric lamp filaments. Why? Because it has a high melting point. इसका melting point बहुत high होता है, around 3422 degree Celsius. And it has a good durability at extreme temperatures. तो ये इसे अलाउ करता है to emit bright light without melting, ठीक है, मेल्ट भी नहीं होगा और ब्राइट लाइट भी देगा। इसमें गुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है which enables efficient energy conversion into visible light and it maintains longevity under prolonged heating also,
ठीक है। तो मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ड्यूरेबिलिटी, ये आपको याद रखना है। करेक्ट। Second is, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters or electric irons made of an alloy rather than a pure metal? Alloy से ज्यादा क्यों बनते हैं ये? ठीक है। Alloys, unlike pure metals, they have higher resistances. They can withstand prolonged heating without melting or deforming. Okay. They provide stable resistance, which helps in generating controlled heat suitable for the appliances. ठीक है। Alloys also reduce oxidation at high temperatures, making them more durable for consistent, safe heating in devices such as toasters and irons. तो मेन जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है गुड रेजिस्टेंस. ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज अलॉयज. नाउ थर्ड वन इज, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? जो हमारे घरों में सर्किट्स होते हैं उनमें सीरीज अरेंजमेंट जनरली यूज नहीं होता. क्यों? बिकॉज इन सीरीज सर्किट्स अगर एक अप्लायंस हमारा फेल हो गया, it breaks the circuit, it stops the current flow to all the connected devices. ठीक है. Additionally, हर device less voltage लेगा. Okay, it affects the performance. So domestic circuits में parallel arrangements use होते हैं to ensure each device operates independently and receives the required voltage for optimal functioning. Right? Fourth part is, how does the resistance of a wire vary with its area of cross section? रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए. ठीक है. ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है. ठीक है. क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि एक वाइडर पाथ जो होता है इट विल अलाउ मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो विद लेस ऑब्स्ट्रक्शन. राइट. Last is, why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? This is because they have excellent electrical conductivity and affordability. Copper offers low resistance and high durability, making it ideal for connections. And aluminium बहुत light होता है, cost effective होता है overhead lines के लिए, and it efficiently carries electricity over long distances with minimal losses. Right? So that's why copper and aluminium wires are preferred. आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू. आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. अगर स्टिल कोई डाउट्स हैं यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन, टू गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट द कंप्लीट सिलेबस. थैंक यू.